गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन का आगाज एक नई एनर्जी के साथ। ये एनर्जी बहुत जरूरी होती है। हम अक्सर एक बात करते हैं कि कल शाम जैसी भी थी आज सुबह एक नया दिन। मेरे साथ है सवीन फारूक, मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। हम इस कैमरे पे अगर शिफ्ट हो जाए तो थोड़ा ज्यादा हमारे लिए जबरदस्त। जी क्या बात है जी। आई होप कि आपके दिन का आगाज जो है वो बहुत जबरदस्त हो रहा होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी जाग रहे होंगे और अगर नहीं दिन का आगाज हुआ तो हो जाए। वैसे रात इतनी सबकी अजीब गुजरी कि सुबह सुबह, लेकिन देखें जब सुबह की रोशनी होती है तो एक नई किरण होती है, एक उम्मीद होती है। जाहिर सी बात है हम सबको मायूस नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली मायूस नहीं होना चाहिए। हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। एशिया कप उसका फाइनल मैच 41 साल की तारीख में यह हुआ कि पहली बार फाइनल में मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन जो आगाज था ना सबीन, स्पेशली अगर हम ये इस अंदाज से इसको देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक जारहाना तौर पर आगाज, यानी मैं जो इंडियन प्लेयर्स को आउट करने की बात कर रहा हूँ उसका जिक्र कर रहा हूँ कि अभिषेक हो, बाकी प्लेयर्स हों, शुभमन गिल हो, इन जिस तरीके से स्टार्ट में हमने देखा ना कि आउट करने की एक जो बेहतरीन रिवायत कायम कर रहे थे कि कोई 5 रन पे आउट हो रहा है, कोई 1 रन पे आउट हो रहा है, दूसरा भी 1 राउंड पे आउट हो रहा है, तो जरा एक मोमेंटम अच्छा बना था। उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ भी गई थी क्योंकि ज़ाहिर यही स्ट्रैटेजी थी और यही बात होती रही थी कि हमने इंडियन प्लेयर्स को जल्दी जल्दी आउट करना है, जो कि किया। लेकिन हाँ, उसके बाद ज़ाहिर है फिर लास्ट ओवर में इंडिया ने मुझे ऐसा लगता है बैटिंग में प्रेशर काफी लिया हमारी टीम ने, बिकॉज जब पहला आउट हुआ है तो उसके बाद जो लाइन लगना शुरू हुई, तो आई रियली विश कि हम सेंसिबल क्रिकेट जरूर खेलते, हम प्रेशर में आके क्रिकेट ना खेलते, बिकॉज टैलेंट हमारी टीम में है। जब टैलेंट हो और तब परफॉर्म ना कर पा रहे हो सिर्फ प्रेशर की बेस पे, तो जाहिर सी बात है वहां पे फिर अफसोस भी हो रहा होता है। तो जाहिर सी बात है हमारी अपनी टीम है और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन रही। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि हम फाइनल्स तक पहुंचे। देखें शुरू से पता नहीं क्या चलता आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा, बट ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप रनर अप हैं, आप फाइनल्स में पहुंचे, तो जरा पॉजिटिव चीजों की तरफ भी हमें देखना चाहिए। यस, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, और वो ड्रॉबैक्स थे तो हम रनर अप कहलाए, अदरवाइज वो ड्रॉबैक्स अगर ना होते तो हमारी टीम से बेहतर कोई टीम नहीं है। अरे छोड़ो जीता या हारा कौन है, ट्रॉफी किसके पास है? ट्रॉफी तो अभी तक ड्रेसिंग रूम में सुने पड़ी हुई है। ट्रॉफी मैनेजमेंट के पास ही है। सो द पॉइंट, अच्छा ये मेरी समझ से बाहर है, ये हर चीज में इतना घुसा गए हैं पॉलिटिक्स को, भारतीय इतना ज्यादा घुसा गए हैं कि जी हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। आपकी अपनी ट्रॉफी थी, आप जीते थे, आपने नहीं ली है वो ट्रॉफी, तो इसका मतलब नहीं, जीत तो नहीं, ट्रॉफी वाला जीतता है। जीत तो गए, बट ऑब्वियसली ट्रॉफी जो है वो आपके मुकद्दर में नहीं थी, क्योंकि आपकी जो डर्टी पॉलिटिक्स है ना, मोदी सरकार की जो डर्टी पॉलिटिक्स है, उसकी नजर हो गई वो ट्रॉफी में। ये जरूर कहूंगी एक बड़ा मोमेंट होता है किसी भी टीम के लिए, चाहे वो कोई भी टीम हो, उसको कोई भी प्रेजेंट कर रहा हो, वो रिप्रेजेंटेशन होती है मैनेजमेंट की तरफ से, और वो मैनेजमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन थी। एंड यू सेड कि नो 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 नो, हम पाकिस्तानी किसी मैनेजमेंट से नहीं लेंगे ट्रॉफी, तो नुकसान किसका हुआ? तो ना खेलने आते, इतना ही मसला है तो ना खेलते। फिर कभी कहते हैं पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना, कभी कहते हैं न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना है, कभी कुछ कभी कुछ। तो शायद कुछ लोग ये समझते होंगे कि इंडियन टीम जीत गई। मैं ये समझता हूँ कि वहां की इंतहा पसंदी जीत गई, वहां की मोदी सरकार की पॉलिसी जीत गई, जो कि पूरे मुल्क पर हावी है एंड नॉट जस्ट इन द कंट्री, वो इस खित्ते के लिए नुकसानदेह है। जब एक बात हम करते हैं ना खित्ता, हम बात करते हैं खित्ते में अमन की, तो उसमें ज़रा तमाम स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी होती है। लेकिन इस खित्ते में अमन वाकई बहुत मुश्किल नज़र आता है, चूँकि यहाँ पर भारत है, यहाँ पर मोदी सरकार है, यहाँ पर बीजेपी है, यहाँ पर हिंदुत्व सोच रखने वाली मोदी सरकार है, और इसीलिए हमें हर चीज़ में, वो चाहे फिर खेल हो, वो चाहे फिर उनकी इंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो, वो उनकी फिल्म इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ नजर आती है तो वो इंतहा पसंदी नजर आती है। सो सिर्फ एक एक्शन के साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, वो बहुत अच्छा था, वो यूं वाला जो था, फिर यूं और फिर यूं था, तो सही तरीके से दोबारा ये और ये फाइन। सो अगर आपने इसकी हजीमत जो उठाई है और उसके बाद हम ही ना करते, हम आपको मुबारकबाद देते, हम मुबारकबाद दे रहे थे कि बिकॉज ऑब्वियसली हम खेल को राफेल ने सलामी दी है ना। नहीं देखिए, हम ये क्यों करने पे मजबूर हुए, क्योंकि आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं कि हमें ऐसा करना पड़ा, बिकॉज करतूत। एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखिए हमने तो खेल को खेल समझा। जिस टीम ने बेहतर खेला हमारे लिए, इंडिया की टीम हो, कोई भी टीम हो, वो हमारे सामने ओपोनेंट है, वो टीम है, वो क्रिकेट है। हम खेल को खेल समझते हैं, हम खेल से ऊपर सियासत नहीं लेके आते, और ना ही हमें ये सिखाया जाता है, ना हमारे प्लेयर्स को ये तरबियत दी जाती है
इस मुल्क के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से। हम जब मैदान में उतरते हैं तो हम खिलाड़ी समझते हैं दूसरे को, बट ये बड़ी अजीब सी बात थी कि जिस किस्म का रिस्पॉन्स आया जीतने के बाद भी, आई डोंट नो क्या इनसिक्योरिटी थी, आई हैव नो आइडिया कि आप कितने इनसिक्योर थे कि आपने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और बस वो प्लेयर जो है वो कोई ग्राउंड में लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, पिकनिक का माहौल एक बना हुआ है। मतलब प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया? प्रोफेशनलिज्म भी तो एक चीज़ होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कोई चीज़ होती है। बस ये थोड़ी है कि ठीक है आपकी थोड़ी स्ट्रेटेजी बेहतर थी, आप जीत गए तो आपने अपने आप को सुपीरियर मान लिया। ऐसा नहीं होता। पॉइंट ये होता है कि आप किस तरीके से ग्राउंडेड रहते हैं, किस तरीके से प्रोफेशनल रहते हैं ग्राउंड में। एब्सोल्युटली ऐसे ही। और अभी हम जरा बात अगर अपनी टीम की कर लें, सो मेरा इस मेंटाली ये व्यू है कि हमारी टीम ने जबरदस्त खेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन एब्सोल्युटली राइटली सेड बाय सबीन के देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ इंप्रूवमेंट। ऑब्वियसली तभी तो रनर अप आए। एब्सोल्युटली। सो आप ये देखें ना कि एक अच्छा आपको हदफ देना ठीक है, उसमें और बेहतर अगर हदफ देते तो शायद और गुंजाइश हो जाती, बट जिस तरीके से प्लेयर्स को आउट किया, फिर आप ये देखें ना कि आखिरी ओवर तक आप लेकर गए हैं मैच को, दैट क्लियरली शोज कि आपने कितना जबरदस्त टफ टाइम दिया है अपनी हरीफ टीम को। सो एनीवेज जी, विश यू गुड लक पाकिस्तान टीम आगे आने वाले इवेंट्स के लिए। मैं ये बात इसलिए भी करूं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कौम का मोरल थोड़ा सा लो है, ऑब्वियसली, चूंकि जाहिर है हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। ये जो क्रिकेट खेल है, लेकिन इट्स इसका फाइन, बुखार गेम सवाल है। हम तो गेम को समझ के खेलते हैं, नॉट जस्ट क्रिकेट। हमारे पास और बहुत सी गेम्स हैं, उस पर इक्वली फोकस करें। लेकिन अब देखने की बात ये है कि हम ये भी देखेंगे कि आईसीसी किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करती है, बिकॉज ये देखना भी लगता है कि वो मैं यही इसी बात के सोच रही हूँ कि क्या कोई भी ऐसी चीज अगर खेल में होती है, क्या अगर कोई अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करता है कि हम फलाने से नहीं लेंगे, बिकॉज ये आपकी चॉइस नहीं है कि आपने किससे ट्रॉफी लेनी है, ये मैनेजमेंट को पता है कि उन्होंने किससे आपको ट्रॉफी दिलवानी है और आपको प्रोफेशनल रहना है उस पूरे माहौल में। जो अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा इंडियन टीम की तरफ से किया गया है, मोदी सरकार की पॉलिटिक्स की वजह से किया गया है, बड़ी बुरी पॉलिटिक्स की वजह से किया गया है, क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? अब जाहिर सी बात है हम सबकी नजरें जो है वो आईसीसी पे। लेट्स सी कि ऐसा होता है या नहीं होता। एनीवेज जी, हम बढ़ते हैं अब एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत होंगे अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, करेंगे उस पर बात इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान आइडल बनने का सफर शुरू होता है एक ख्वाब से, तो आप भी अपने ख्वाबों को आवाज दें और बन जाएं सुपरस्टार पाकिस्तान आइडल पर। दिल से गाने की सीधी सादी खुशी है सुपर। पाकिस्तान आइडल है सुपर। लपक लपक के झपक झपक के ऐसे रफू चक्कर हो जाए, ऊपर नीचे ना आगे पीछे टिकना कहीं पे ये पाए। अरे लाइफ है रंगीन, पैसे निकाल मेरे। सर माफ कर दें, आपके पैसे लौटा दूंगा, माफ कर दें। लाइफ है रंगीन, ये दोनों है शौकीन, अपनी मस्त दुनिया ना होने दे गमीन। तबरेज के साथ लड़की काम करती है ना, उससे शादी करा दे। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। इस जोड़ी क्या चाहता है यार तू? तेरे सच के चक्कर में कल से हम सड़क पे आ जाएं, पेट के साथ पत्थर बांध ले, और कितनी तकलीफें देख रही हैं तूने। अज्जू और भोला। तमजीद साहब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं? तमजीद साहब क्या कर रहे हैं? भाग गई, मैं क्लिनिक से भाग गई हूँ ताकि आपसे आकर मिल सकूं।
क्या बकवास कर रहे हो? मैं देखता हूँ। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। चले, मैं उसे भूल गया। तुम होते कौन हो जो मेरी बेटी का नाम ले रहे हो मेरे सामने? लेकिन मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं लेकिन आया। मैं लड़ना चाहता। तशद्दुद मेरे मिजाज में बिल्कुल नहीं है। अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, समझे? बाबा, आपने रोना शुरू कर दिया? बच्चों को चोटें लगती हैं तो वो कोई और बात है, लेकिन जब बेटी को चोट लगती है ना तो बस बाप के आंखों में आंसू नहीं निकल आते। मैं अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकता। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक राइजिंग स्टार से अपनी मुलाकात कराते हैं और आज के इस शो में ये इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हम आपको बता सकें, बल्कि पूरी दुनिया के सामने रख सकें कि पाकिस्तानी क्या क्या कर रहे हैं और किस किस तरह से कर रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे माउंटेनियरिंग की, हम बात करेंगे एक्सपेडिशन की, हम बात करेंगे समिट करने की, और ऐसे में कैसे पाकिस्तानी से अपनी मुलाकात करेंगे जिनका मिशन क्या है हर कॉन्टिनेंट की जो बुलंद तरीन चोटी है उसको सर करना। तो 7 बरे आजम और 7 चोटियाँ, जिसमें से 5 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सर कर चुके हैं कामयाबी के साथ। एंड नॉट जस्ट दीज समिट्स, उसके अलावा भी ज़ाहिर उनका एक अपना बड़ा ज़बरदस्त काम है माउंटेनियरिंग को लेके एज अ गाइड इस एक्सपीडिशन या बहुत से एक्सपीडिशंस को लेकर कि इस शोबे में किस तरीके से वो अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हम बात करें साद मुनव्वर की, और अगर हम 2025 की बात करें सो माउंट एवरेस्ट 8,448 मीटर बुलंद चोटी को तिब्बत की साइड से यानी शिमाली साइड से उन्होंने सर किया, एंड ही इज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू डू दैट। इसके अलावा मैंने कहा ना बहुत कुछ और किया, लेकिन इस साल की जो ये एक्सपीडिशन है, आई मीन दैट्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी, साद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साद आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। साद बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स माशाल्लाह हर साल का, मुझे लगता है आपने बड़ा जबरदस्त एक टारगेट सेट किया हुआ होता है। इस साल का बस यही टारगेट था फिलहाल, या अभी 2-3 माह बाकी हैं? मेरे टारगेट्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जो पर्सनल एक्सपीडिशन चल रही हैं, कोई प्रोजेक्ट जैसे 7 समिट्स अभी चल रहा है, और दूसरी उससे ज़्यादा जो वक्त जिस पे गुजर रहा होता है वो गाइडिंग का काम है। सो उसमें बहुत सारे ट्रैकिंग की भी गाइडिंग होती है, पीक्स की भी गाइडिंग होती है। और अब मैं पाकिस्तान के अलावा अफ्रीका में तंजानिया, नेपाल, एशिया में और यूरोप में रशिया, फिर इसको इंशाल्लाह साउथ अमेरिका भी ऐड करने का प्लान है। तो इन तमाम जगहों पर भी बहुत टाइम गुजरता है एज अ गाइड काम करते हुए। बट 7 समिट्स में, क्योंकि 7 समिट्स में ना सिर्फ पहाड़ चढ़ना एक मेजर इशू है, 7 समिट्स में जो लॉजिस्टिकल प्लानिंग है, वीज़ाज हैं, वो भी एक बड़ा इशू है। अब आपने अर्जेंटीना जाना है या आपने अमेरिका जाना है डिनाली क्लाइंब करने के लिए, तो उसकी जो दूसरी प्लानिंग है उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए हर साल तकरीबन उसका एक ही एक्सपीडिशन करता हूँ। प्लानिंग एंड देन फाइनेंसेस। यस, फाइनेंसेस, स्पॉन्सरशिप्स, वीज़ाज, ट्रैवलिंग डेट्स, फिर वहाँ पे लोकल किस गाइड के साथ मिलकर काम करना है, तो उसमें बहुत प्लानिंग में बहुत टाइम चला जाता है। और ऐसे में कभी ये हुआ साथ के घर वालों ने कहा हो साथ किन कामों में लग गए हो? ठीक है, हो गया ना, घर वाली ने कहा हो। ओके, टू बी स्पेसिफिक, बिकॉज़ ऑब्वियसली बाद में जो है ज्यादा मसाइल हो जाते हैं, राइट? मेरे केस में घर वाली खुद भी क्लाइंबिंग करती है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट उसके अलावा घर वाले कहते थे, घर वाले तो शुरू में कहते थे, उसके बाद उन्होंने ज्यादा नहीं कहा, सपोर्टिव रहे। बट घर वालों के अलावा बाकी दुनिया में भी बहुत सारे लोग कहते हैं, यानी वो लोग जो उनकी कौन परवाह करेगा। एग्जैक्टली, नोबडी केयर्स, बट स्टिल उनके सामने मैं यही कहता हूँ कि बिल्कुल बस ये आखिरी साल है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह कुछ और करेंगे। बिकॉज़ देखिए वो लोग भी आपके कोई चाहने वाले ही होते हैं, चाहने वाले ही होते हैं। बिकॉज़ जाहिर सी बात है ये एक ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग जी स्पोर्ट्स इसको कहा जा सकता है, तो ऑब्वियसली लोग आपकी केयर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही
नहीं हैं। किया, वो यही कहते हैं। समटाइम्स केयर करते हैं, समटाइम्स बिल्कुल जिन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होता, लाइक एयरपोर्ट पे आप जा रहे हैं, somebody meeting there, लाइक आप क्या कर रहे हैं, नहीं ये तो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, आप अपनी जान के खिलाफ, ऐसा भी होता है। ये कब हुआ है? ये एवरेस्ट जाते फैसलाबाद एयरपोर्ट पे मुझे एक सिक्योरिटी में खातून थी, शी केम ओवर, उन्होंने कहा कि ये आपके पास सामान ये वाला क्यों है बेटा? मैंने कहा जी मेरे पास इसलिए मैं एवरेस्ट क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे? मैंने कहा क्लाइंबिंग करने जा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आपको पता है, अपने मुफ्ती से आप बात करें, ये तो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। मैंने कहा जी मुझे आप जानने दें, मैं पहले बहुत थका हुआ हूँ। क्या जस्ट कि मुफ्ती साहब से पूछ के जाएं कि जायज़ नहीं है, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं और कोई भी ऐसी बात। सही सही। So, ऐसे भी बहुत सारे ख्यालात, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए हर एक के अपने ख्यालात हैं, हर कोई उसको उस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा होता है, बट स्टिल वी टेक इट पॉजिटिवली बिकॉज लोग हर तरीके से आपकी केयर अपनी अपनी सोच के मुताबिक हर कोई बात कर रहा होता है। अच्छा जी, तो साथ ये माउंट एवरेस्ट, जरा ये कहानी सुनाए हमें। एक तो मेरे 7 समिट्स के इसमें शामिल था, क्योंकि एशिया की हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट है, तो उसमें आता था। दूसरा जो नॉर्थ फेस है वो किसी पाकिस्तानी ने नहीं क्लाइम किया हुआ था, जैसे आपने बताया। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैंने नॉर्थ से करना है। हमारे एक दोस्त है मिंगमा जी, जो नेपाल के मशहूर क्लाइंबर हैं, K2 उन्होंने विंटर में सर किया इस तरह से, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि इस साल हम नॉर्थ से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि आपने एवरेस्ट का सोचा हुआ है इस साल, तो व्हाई डोंट यू कम फ्रॉम द नॉर्थ साइड, और आप ऑर्गेनाइज भी हम ही कर रहे हैं, तो आपकी अपनी एक तरह से टीम है, तो आप उधर से आ जाओ। तो काफ़ी डिफरेंट थी नॉर्थ से क्लाइम करना, बिकॉज चाइना और तिब्बत के रूल्स और नेपाल के रूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क था, और वो फेस भी करना पड़ा। एंड देन क्लाइमेट चेंज की वजह से भी अब बहुत ज़्यादा जो है ना पहाड़ पे वेदर बहुत डिफरेंट होता है। और आपने देखा होगा इस साल K2 ब्रॉड पीक समिट नहीं हुआ, G2 समिट नहीं हुआ, K2 समिट तो हुआ लेकिन 2 अमवात हुई, तो चैलेंजिंग काफ़ी था। और स्पेशली नॉर्थ साइड इसलिए भी चैलेंजिंग था, कम्युनिकेशन के बहुत इश्यूज थे, वेदर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज साउथ साइड पे नेपाल में इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हेलीकॉप्टर की सहूलत मैसर होती है, तो आप जब एक्लिमेटाइज कर लेते हैं आप वापस कहीं रेस्ट करने के लिए भी जा सकते हैं। नॉर्थ में ऐसा कोई सहूलत मैसर नहीं है। तो कोई 15 दिन हमने गुजारे 6400 मीटर पे, 5 दिन गुजारे डेथ जोन में, सो काफ़ी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा। माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन और K2 का डेथ जोन कितना फ़र्क है? डेथ जोन तो बेसिकली किसी भी पहाड़ पर ये है कि 7500 मीटर से ऊपर वो जगह जब शुरू होती है, तो वहाँ पे अगर हम कोई हादसा नहीं भी पेश आएगा, जस्ट हम वहाँ पे बैठे हुए भी हैं तो भी आफ्टर अ सर्टेन टाइम शायद मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए नहीं बनाई गई। जो एयर प्रेशर है, जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो पूरे नहीं हैं। उसके अलावा तो रूट की डिफ़िकल्टीज़ हैं, वेदर की डिफ़िकल्टीज़ हैं। K2 पे बॉटल नेक का जो पोर्शन है उसको बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, बिकॉज वहाँ पे एक हैंगिंग सिराक है, यानी किसी भी टाइम उस सिराक से कोई पोर्शन गिर सकता है, कोई एवलांच ट्रिगर हो सकता है, तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है। जो कि एवरेस्ट का नॉर्थ साइड था, इसमें यह है कि जो 3 मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन हैं उसके फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप कहा जाता है, वो रॉक वॉल्स है बड़ी स्टीप, वो बिल्कुल डेथ जोन के अंदर आती हैं। 8500 मीटर, 8600 मीटर, 8700 मीटर पे। तो ये उसका एक बहुत चैलेंजिंग बात थी कि जो टफेस्ट पार्ट है वो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहा है। साउथ साइड से ये है कि खुम्बू सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, तो वो उसके लोएस्ट साइड पे आता है, तो वो एक थोड़ा सा ज़्यादा से फायदा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ज़रा मुश्किल एग्जैक्टली है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट के मुतालिक चूंकि ज़रा आपने पहले स्टडी भी किया होगा, आपने प्रॉब्ली बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी, आपने बहुत से लोगों से गुफ्तगू भी की होगी जब आप प्लान कर रहे होते हैं, और प्रॉब्ली बिल्कुल 11th आवर पे चीज़ चेंज हुई ना कि अब आपने नॉर्थ साइड से जाना, तो उसकी तैयारी उस तरह से शायद नहीं थी, आप मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होते, जो कि आप प्रिपेयर दूसरी साइड से हुए होते हैं। सो वाज दैट अ चैलेंज फॉर यू? 100% हमारा जो अब देखें जो आपकी हालात होते हैं उसी के हिसाब से आपका एक वो बन जाता है माइंडसेट। हमारे केस में ये हमारा स्पोर्ट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, हम इसी के लाइक पायनियर्स तो नहीं कह सकते, हमसे पिछली जनरेशन आई वुड से पायनियर्स थी, लेकिन हम भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ डेवलप्ड है और प्लानिंग ईजीली हो रही हैं। जब मैं वहाँ गया, मुझे तो ये नॉर्मल बात थी कि हमने बस हमारा ये सोच होती है कि ये करना है, एंड ड्यूरिंग द वो होते हुए हम प्लेनिंग भी साथ साथ चेकते जाते हैं कि अच्छा अब ये मौका मिल गया तो ये करना है। सिचुएशनल प्लानिंग हो रही है। यस, स्पॉन्टेनियस है हम, आई थिंक एज अ नेशन भी हम काफ़ी स्पॉन्टेनियसली ओपन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। जब मैं वहाँ पहुंचा, मेरी टीम में बाकी एक अमेरिकी क्लाइंबर था, एक जर्मन क्लाइंबर थी खातून, एक साउथ अफ्रीकन क्लाइंबर थी, तो उनका मैंने जब पूछा कि लाइक जब बातचीत हुई तो किसी ने 1.5 साल पहले बुकिंग करवाई थी, किसी ने 2, लाइक दे न्यू कि किस रूट, उसकी रूट वाइज उन्होंने ट्रेनिंग की हुई थी। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने रियलाइज किया कि ओके मैं तो बस वेरी न्यूबी, हाँ मैं तो एवरेस्ट के लिए आया था, बट मैंने ये नहीं सोचा हुआ था कि अच्छा इस रूट में, आई डिडंट इवन केयर मच अबाउट द रूट, आई वाज लाइक ठीक है हम सारा साल ही करते हैं, जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, देख लेंगे। बट जब वो बता रहे हैं कि हाँ मैंने तो 1.5 साल से, मैं ना उसकी जो पोस्ट मैंने देखी लास्ट, तो उसमें लिखा हुआ था कि 560 days ऑफ ट्रेनिंग डन, नाउ ओनली वे टू गो अप। I was like, okay, I didn't know any 5. Oh my God. तो 560 days तो नहीं, 56 hours. ये प्रेशर कैसे आपने डील किया? Because obviously आपका कॉन्फिडेंस somehow shatter होता है। हाँ जी, ज़्यादा तो खैर नहीं हुआ शैटर, यही था कि अगेन हमारे लिए नॉर्मल सी बात थी कि करना है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है एंड आई हैव टू अवेल इट, और अगर ये अपॉर्चुनिटी ओके यहाँ से करते हैं,
एंड इवन बहुत सारे, अगेन आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीज़ा इवन अंटिल द लास्ट टाइम बाकी सब टीम के वीज़ा अप्रूव हो गए, मेरे वीज़ा अप्रूव नहीं हुए। फिर थैंकफुल टू पाकिस्तानी एम्बेसी इन नेपाल काठमांडू, उन्होंने स्पेसिफिकली मेरे लिए केस बना के चाइनीज़ एम्बेसी से बात की, तो उन्होंने मुझे वहाँ से वीज़ा दिया, वरना उन्होंने कहा जी यहाँ से नहीं दे सकते, बाकी पूरी टीम का आ चुका है वीज़ा। तो वो हर स्टेप पे ही चैलेंज आ रहा होता आ जाती है, बट जब आपने पहुंचना था कहीं पे, पर ये सारी हिंड्रेंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती हैं, आप कर लेते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इन माउंट एवरेस्ट? ये जो आपने बताया डेथ जोन वाला, ही सबसे मुश्किल वक्त था या कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसी कोई चीज? दो आई वुड से। ओके सॉरी, एक तो ये कि 6400 पे जब हम गए तो हमारा ये ख्याल था, बिकॉज 6400 मीटर नॉट द हाइट जहां आप रेस्ट करते हैं, यू एक्लेमेटाइज 6500 7000, लाइक साउथ साइड से जब आप नेपाल से क्लाइंब करते हैं माउंट एवरेस्ट, तो मैक्सिमम 2 रातें या 3 रातें आपकी मैक्सिमम गुजरती हैं उस साइड पे। आप वहाँ पे एक्लेमेटाइज करके फिर आप वापस आ जाते हैं और उसके बाद आपने समिट पुश पे जाना होता है। तो यहाँ जब हम 6400 पे पहुंचे तो ये उम्मीद थी कि जी किसी भी टाइम समिट पुश का आगाज हो सकता है। सो वी केप्ट वेटिंग अंटिल 15 डेज। अब उसमें बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा, आप स्ट्रेस्ड भी हैं, आप अच्छा खा भी नहीं पा रहे, आप अच्छा सो भी नहीं पा रहे, ऑक्सीजन भी कम है, आप वेट कर रहे हैं, तो वो बहुत टफ पार्ट था। क्योंकि इन दी एंड ना बॉडी को जब खुराक तो सस्ते मिल नहीं रही तो वो अपना ही मसल खाना शुरू कर देती है एनर्जी बनाने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा वेट भी लूज करते हैं, एनर्जी लूज करते हैं, एट द सेम टाइम आपको वीकनेस भी ऑब्वियसली उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड आई एम श्योर कि इट मस्ट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप थोड़ा सा, वैसे बाकी जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेते होंगे। शुएब, मैंने सीखी जब मैं अन्नपूर्णा पाकिस्तान की हम पहली एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज हमने की 2021 में, अली भाई की वफात के राइट आफ्टर, वो बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था आई थिंक पाकिस्तानी माउंटेनिंग कम्युनिटी के लिए। तो वहाँ आई फेल्ट के जितने भी माउंटेनियर्स हैं, अगर मैं इनसे 100 मीटर की स्प्रिंट लगाऊं तो मैं शायद सबको हरा दूं, लेकिन वो सब के सब मुझसे बेहतर माउंटेनियर थे। कोई 60 साल का था, वो बिल्कुल देखने में बड़ा स्लो चल रहा था, तो कोई बंदा सोचे कि यार ये तो इतना स्लो, इसने कैसे पहाड़ चढ़ना है, बट उसके पास 30 साल का तजुर्बा था। उसे पता था कि जब वेदर खराब होना है तो कैसे सर्वाइव करना है, उसे पता था कि अगर खुदा न खास्ता रस्सी कट जाती है तो मुझे क्या नॉट इस्तेमाल करते हुए नीचे आना है। तो ये सारा इल्म जो है ये बहुत ज़रूरी है माउंटेनियरिंग में। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है इस चीज़ पे कि ये जो हम क्योंकि प्रिकॉशंस की बात करें, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करती हूँ, बिकॉज हमने ट्रैकिंग के दौरान भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो फिजिकली फिट भी नहीं होते और लिटरली वो ट्रैक से वापस आते हैं बिकॉज या फेंट हो जाते हैं उनकी तबीयत, बिकॉज चीज़ों को नहीं सामने रखा जा रहा होता। ये ऑक्सीजन के बगैर सबमिट करना, ये मतलब आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? मैं पहले आपको पॉइंट ऑफ व्यू पे लेना चाहूँगी, बिकॉज मैं ज़रूर इस बारे में बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, जिस तरह से हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से हम चीज़ें देख रहे होते हैं, स्पेशली बहुत सारे लोग जो कि फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे होते हैं और वो टारगेट ये रख के जाते हैं ऑक्सीजन के बगैर हमने सबमिट करना है। ये चीज़ आप इसको किस तरीके से देखते हैं? फर्स्ट टाइमर्स में तो मैं बाद में आता हूँ। जनरली ये कि अल्पाइनिज्म, जो ट्रू अल्पाइनिज्म है, उसमें तो ऑक्सीजन के बगैर ही सबमिट करना चाहिए। मैं खुद कभी मैंने 8000 मीटर का पहाड़ तो सबमिट नहीं किया विदाउट ऑक्सीजन, बाकी 7000 मीटर तक किए हैं विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है ट्रू अल्पाइनिस्ट के लिए। जैसे राइनहोल्ड मैसनर थे, जैसे पाकिस्तान में सरबाज खान हैं जो पाकिस्तान के पहले शख्स हैं जिन्होंने 14 पीक्स किए हैं विदाउट ऑक्सीजन, और दुनिया के भी शायद 15वें 16वें हैं। सिमिलरली ऐसे लोग अभी नए भी कुछ आ रहे हैं, साजिद हैं या शिमशाल से कुछ यंगस्टर्स हैं, शाह दौलत हैं, वकार, डिफरेंट लोग हैं जो लोग विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब कर रहे हैं, तो दैट्स ग्रेट। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब उसकी अगेन फिर अपनी स्टडी है। ये लोग अभी अगर एवरेज सबमिट करना है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग 6000 मीटर से ऊपर 1 रात या 2 रात करके फिर सबमिट पुश करते हैं। ये सिर्फ उसी सूरत में है अगर वो ऑक्सीजन के साथ करें। जो विदाउट ऑक्सीजन वाले हैं, जैसे सरबाज हैं, ये 8400 या 300 से भी वापस आते हैं, यानी उनकी जो एक्सपेडिशन की प्लानिंग है या एग्जीक्यूशन है वो मच मोर डिफिकल्ट है, मच मोर टेक्निकल है। सरबाज ने जब विदाउट ऑक्सीजन सबमिट किया, ही केम बैक वंस फ्रॉम 8500। सो वहाँ अब आप समिट से 200-300 मीटर करीब हैं, बट वो उनका बहुत डिटेल नॉलेज, उन्हें पता है कि अगर मैंने इस समिट को पुश किया तो वापसी पे कोई हादसा हो सकता है, बिकॉज मैं तो उनकी प्लानिंग ये हो रहा है। सो वो जो ट्रू अल्पाइनिज्म वाले लाइन को लेकर चल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं,
उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, बट हाँ उनको देख उनकी इसमें कि इन्होंने ऐसा किया है तो अब तो हमें करना ही ऐसे है या मैं ऐसे करता हूँ फिर चले जाना, तो वो अपने आप को खतरे में डालने की बात है जी। ऑलराइट, आप कुछ ऐड करना चाहती है अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, मैं तो बस उनका, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबको पता है। मेरा ख्याल है हमारी जो ऑडियंस है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से जानती है इस बारे से, मुझे कहने की वाकई जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली मैं एक माउंटेनियर की के पर्सपेक्टिव से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत जरूरी है। एक इंटायरली डिफरेंट है, और जिस आपने कहा कि जिस फिलॉसफी के साथ वो चल रही हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान? अब नेक्स्ट कौन सा एंटार्क्टिका? नेक्स्ट 7 समिट्स में तो मेरी 2 एक्सपीडिशंस रह गई हैं, एक नॉर्थ अमेरिका की माउंट इनाली जो अलास्का में है, और एक माउंट विंसन जो एंटार्क्टिका में है, तो उसको इंशाल्लाह 1-2 सालों में प्लान करेंगे। उसके अलावा गाइडिंग के हवाले से भी मैं 2 से 3 दिन के बाद जा रहा हूँ इंशाल्लाह तंजानिया, वहाँ के किलिमंजारो पे गाइडिंग करने के लिए। 2 मरतबा मैं पहले सबमिट कर चुका हूँ, लास्ट ईयर 4 पाकिस्तानी खवातीन के साथ सबमिट किया था, तो वो एक बड़ी एक्सपीडिशन थी। अब एक नए रूट से सबमिट करने का इरादा है, तो उसके मैंने 3 रूट्स एक्सप्लोर कर लिए हैं, अब 2 नए रूट्स इस एक्सपीडिशन में एक्सप्लोर करूंगा, तो फिर 5 रूट्स हो जाएंगे। तो देन काफी उस पहाड़ को जो है ना हमने चेक कर लिया होगा हर साइड से। तो अच्छा, इस ड्यूरिंग कन्वर्सेशन एक सवाल जो कि मैंने सोचा था मैं करूंगा आपसे रह गया था, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें। माउंट एवरेस्ट की चोटी से भाभी को मैसेज क्या किया था? ये तो भाभी के लिए अगर आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाए और भाभी को क्या मैसेज करेंगे, तो वही मैसेज किया था। वैसे शिव आप क्या मैसेज करेंगे? यार ये क्या बात हुई? नहीं वैसे आप बताएं ना, मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाऊंगा। ऑफ कोर्स वो बड़ा एक मोहब्बत का इजहार होगा, बस मोहब्बत का इजहार ही। व्हाट एल्स इट कैन, मतलब वहां जाके आपको भाभी याद रहेंगी? आई मीन हर जगह याद, वापस घर ही आना है उसके बाद। वो जो अक्सर हमने जब हम पूछते हैं माउंटेनियर से, हम कहते हैं आपने सबमिट के बाद क्या फीलिंग थी ना, तो अक्सर वो बताते हैं वो कहते हैं हमें कोई फील नहीं आती, हम पहुंच जाते हैं तो हम सिर्फ अपनी सांस बहाल कर रहे होते हैं, और ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है कि उसमें बड़ा मुश्किल होता है कुछ और सोचना। तो बहुत सारे माउंटेनियर ये बात कर रहे होते हैं। किसी हद तक ठीक बात है, बिकॉज आप जब तक पहाड़ से उतर नहीं जाते ना, तो आपका सारा फोकस जो है वो पहाड़ भी होता है, बिकॉज वो फेमसली सेड के as long as you're on the mountain, you belong to the mountain. Only once you are down from the mountain, then the mountain belongs to you. तो आपको जाहिर है पहले तो नीचे पहुंचना है। मैं जब सबमिट करके 8300 पे पहुंचा, तो मुझे गार्मिन पे मेरी वाइफ ने कुछ दोस्तों को बता दिया था कि सबमिट हो गई है। मैंने कहा था उससे पहले नहीं बताना, बिकॉज वो फिर वेट करते रहेंगे। तो एक दोस्त का मुझे मैसेज आया हुआ था, वही दोस्त था, बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन वो बहुत अगेंस्ट है मेरी बहुत सारी एक्सपीडिशंस के, यार ना किया क्या, ये खतरनाक है। बल्कि उसके बड़े फनी कमेंट्स होते हैं जब मैं बताता हूँ ना, यार ये किसी ने नहीं किया, लेट्स से मैं पहला, तो वो कहता है कोई वजह है जो किसी ने नहीं किया, तू चल जाता है भाई। तो इस तरह के, तो उसका मुझे मैसेज आया हुआ था ना कि मुबारक हो, बहुत खुश था वो। उसको मैंने रिप्लाई किया, बट मैं भी डेथ जोन में ही हूँ और मतलब थोड़ा सा भी चैलेंजिंग चल रहा है, तो दुआ का सब खैरियत से हो। उसने कहा छोड़ यार, हो गया डेथ जोन में, वो सबमिट हो गई है, मुबारकबाद ये वो। तो मैंने कहा इसकी सक्सेस और इसकी सेलिब्रेशन शुरू हो गई है, मैंने तब सेलिब्रेट करना है जब। और ये भी है कि आपको ना टाइम लगता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम्स मंथ्स लग जाते हैं, तो क्योंकि आपने 40-45 दिन सिर्फ फोकस्ड आपका दिमाग, और विदाउट ऑक्सीजन दिमाग बड़ी डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है, वो काम डाउन होने में, रिलैक्स होने में, और कि अच्छा क्या हुआ था, मैंने क्या किया है, कि सारा पूरा एनालिसिस करने में, और ये सब का ये ख्याल था। नहीं देखिए, अगर समझ पहुंच के आप मैसेज कर रहे हैं, दिमाग तो चल रहा है। हाँ। दिमाग चल रहा है भाई कि घर वापस जाना। मुझे लगता है कि वो जो बहुत सारी मैंने डेड बॉडीज का जिक्र किया ना, उन्होंने मैसेज नहीं किया होगा, तो इसलिए उनकी वाइफ ने उनको वापस नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने कहा बस ठीक है, मैसेज नहीं किया तो सलामत उधर ही रहो। साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और जिस तरीके से आपने माशाल्लाह अपने इस हर कॉन्टिनेंट की चोटी को सर करने के इस मिशन को जारी रखा, तब 2 रह गए इंशाल्लाह, वो भी आप बहुत जल्दी कर लेंगे। थैंक यू। वहां से भी जाके अपने मैसेज जारी करने हैं लाजमी इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, कुरकुरे, लेस, जोंग सीएम पाक लिमिटेड। अंकल एक कुरकुरे। नहीं कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट। और दिमाग बोले
कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। दिल विच लहरां उठ पईयां तैनू जे तकिया धड़कन हो गई तेज मेरी जे स्वैग तेरा चखया दिल नू पै गया जिसका तेरा। New Lay's wavy yogurt and herb, bold flavor done right. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। अंकल एक कुरकुरे। नहीं कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट और दिमाग बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। दिल विच लहरां उठ पईयां तैनू जे तकिया धड़कन हो गई तेज मेरी जे स्वैग तेरा चखया दिल नू पै गया जिसका तेरा। New Lay's wavy yogurt and herb, bold flavor done right. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद और अब जरा आपकी मुलाकात करवाते हैं एक राइटर से और एक पोइट से। अच्छा पोइट बोलते हैं या पोइट क्या बोलते हैं? फीमेल पोइट पोइटस बोलते हैं। ओके शायरा। एक शायरा अंग्रेजी में बोलने एक शायरा हमारे साथ मौजूद है। आप उर्दू में बताएं, आप फारसी में बताएं, आप फ्रेंच में बताएं, आप स्पेनिश में बताएं। लेकिन जब मैं देख रही थी उनकी प्रोफाइल ना श्रेब जिस तरीके से बड़े जबरदस्त उन्होंने नॉवल लिखे, सुकून एक नॉवल का नाम है, उसके अलावा मल्टीपल नॉवेल्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं। सो वो जब मैं देख रही तो आपके माइंड में एक जो खाका आता है ना वो आता अच्छा कोई पता नहीं किस उम्र की खातून होंगी जिनका ये इंटरेस्ट है। और मैंने सुबह जब मैं आया ना तो मेकअप रूम में जब बैठी थी मैं सोचा, मैंने कहा शायद और गेस्ट हैं, मैंने इसलिए कुछ कहा नहीं क्योंकि मैंने प्रोफाइल देखे, मैंने कहा शायद कोई
काफी एज कोई है, क्योंकि हमारे माइंड में ही आता है, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स की बात करें ना तो उनमें रुझान इतना कम है। रुझान नहीं नजर आता कि वो पोइट्री की तरफ जाएंगे या फिर राइटिंग की तरफ जाएंगे। किताब से दोस्ती तो हम खत्म ही देख रहे हैं एक तरीके से, बट ऐसे में बहुत सारे ऐसे हमारे यंगस्टर्स भी हैं जो कि बड़ा जबरदस्त लिटरेचर में काम कर रहे हैं। और आज एक ऐसी ही खातून से, लड़की से आपकी मुलाकात करवाने लगे। आयशा रज़ाक उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक आयशा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आयशा वाकई इस पहले तो इस पे हम चाहेंगे आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि मेरे और शुएब दोनों के जहन में जो एक स्केच चल रहा था ना, वो चल रहा था कि एक कोई 40s या 50s में कोई खातून होंगी जो जिंदगी का अपना तजुर्बा जो है वो किताब कलम की सूरत में जो लोगों को पेश कर रही होंगी। असल में मुझे लगता है कि राइटर्स बहुत शुरू से ही लिखना शुरू कर देते हैं, उनकी पहचान बाद में जाके मिलती है। 40s में भी हमें लगता है कि अच्छा वो तो 40s के ही होंगे, 50s के लोग लिख सकते हैं। असल में वो बहुत पहले से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको जाने और फिर लोगों तक पहुंचने के लिए उनको फिर काफ़ी अरसा लगता है। मेरे ख्याल से ऐसा ही है। बाकी राइटर्स तो कोई एज नहीं है, हम जब भी चाहें इसको लिख सकते हैं। जब आपके अंदर पैशन है, क्रिएटिविटी है, तो फिर उसको सामने लेके आना चाहिए। एब्सोल्युटली। आपने किस एज से स्टार्ट किया और कैसे आगाज हुआ लिखने का, ये शौक और फिर इसको इस तरह से ट्रांसलेट करना? एज 13 years, I was 13 years old. मुझे शायरी का शौक नहीं था, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी। बट ये कि शायद जो हमारे आजकल के जो मतलब पोइट्स हैं या उस टाइम पे जो थे, वो थोड़ी काफ़ी मुश्किल वर्डिंग में लिखते थे। तो मुझे लगता था कि मुझे याद नहीं आते थे वो वाले शेर। मुझे लगता था कि अच्छा ये तो मैं खुद भी तो कर सकती हूँ, मतलब हर इंसान खुद भी कुछ कर सकता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी स्टार्ट करती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो फिर जब वो हमें एक मौका मिला स्कूल में कि हमारा जो है वो काम, लिखा हुआ काम वो लोग डाइजेस्ट में या उसमें लिख सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी लिख के लेके आऊँगी। और 2 दिन लगा के फिर मैंने वो पूरी पोइम लिखी कि अच्छा ऐसे करना चाहिए मैंने, तो ये सब। अब तो खैर मुझे वो याद भी नहीं है वाली पोइम कहाँ, मेरी लिखी हुई चीज़ें से ज़ाया हो जाती हैं। तो वो मैंने लिखी और उसके बाद जब मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाई, मैंने कहा देखो ये मैंने लिखी हुई है। एंड सम ऑफ देम के वो यकीन भी नहीं किया कि नहीं यार ऐसे मुमकिन थोड़ी ना हो सकता है, ऐसे कौन लिख सकता है। तो मैंने कहा बस मैंने लिखी है, ऐसे हो सकता है। तो वहाँ से स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे फ्रेंड्स के और फैमिली की तरफ से ज़रा सपोर्ट मिला। उन्होंने बोला कि अच्छी बात है, आपको लिखना चाहिए। वैसे मेरा ताल्लुक है वो बेसिकली मेडिकल फील्ड से, मैं मेडिकल के तलबा हूँ। मैट्रिक में आई गॉट वेरी गुड मार्क्स माशाल्लाह। एफएससी मैंने की है, अब मैं एक बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज में मेरा अभी एमबीबीएस चल रहा है जी। मैं किस ईयर में? मैं एमबीबीएस ही, मैं न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स पढ़ी हूँ फ्रॉम द बेस्ट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी। तो वो सब ये कहते हैं कि तुम्हारा सब्जेक्ट ही ये नहीं था, तुम ये सब कुछ क्यों? ये तो हमारा सवाल भी था, आपने सवाल जाया कर दिया हमारा। नहीं बाद में पूछ लेकिन मैं फिर भी मैं तब जवाब देती हूँ। चलो आप अभी मेरे ख्याल इसी फ्लो में जवाब भी दे दो। हाँ, तो मुझसे बहुत सारे मतलब मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि आपको टीचर्स भी हैं, मुझे कहते हैं कि आपको सब्जेक्ट ये है नहीं तो फिर आप ये क्यों कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट में तो हम हर जगह मतलब स्कूल में, कॉलेजेस में हम पढ़ते रहे हैं सब्जेक्ट को, तो कुछ नई चीज़ भी करनी चाहिए। जो आप मेरा ऐसा है कि मैं कोई भी काम देखूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा मुझे भी करना चाहिए। बेशक वो मुझे ना आता और मैं मतलब बेशक मैं बिल्कुल अच्छी ना हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ट्राई करने में क्या अर्थ है। बाद में मेरे ज़हन में ये ना लग जाए कि काश मैं करती तो मैं अच्छा कर लेती, तो इससे अच्छा मैं करके देख लूँ। जैसे ज़्यादा क्या होगा, मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नाकाम हो जाऊँगी, तो कोई बात है, खैर है। और भी बहुत चीज़ें जिसमें मैं अच्छी हूँ तो इसमें कोई बात नहीं, खैर है। तो क्या आपकी पर्सनैलिटी में तेजी है? मैं बहुत तेज बोलती हूँ बहुत। नहीं, ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि जनरली जो लोग तेज बोल रहे होते हैं उनके बारे में राय भी होती है, और ये सवाल होता है उनसे कि शायद आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा कि आपने हर काम जल्दी करना है, आप जनरली हर चीज़ में तेजी चाहते हैं, आपका दिमाग बड़ा तेज प्रोसेस भी कर रहा होता है। क्या वाकई आपकी पर्सनैलिटी ऐसे है? कह सकते हैं, पर मुझे हर काम करने में जल्दी नहीं होती। वो कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। मगर ये कि मैं काम शुरू करूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इसको ना अब जल्दी खत्म करना है, मैं उस पर ज्यादा टाइम देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने जल्दी करके खत्म करना है। पर्सनैलिटी में तेजी है और नॉवल का नाम सुकून है। नहीं, सुकून मतलब उसमें अलग बात है ना। सुकून उसके नीचे उसमें क्या है जरा वो बताएं। उसके नीचे मैंने सब हेडिंग कह सकते हैं कि ये शायद दुनिया की चीज नहीं है। तो हम इसमें तलाश करते रहते हैं ना कि दुनिया में हम अब मुख्तलिफ काम करते हैं, लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारी तारीफ करें, हमारी तारीफ करें, और मतलब कि ये है कि इस तरीके से हमें एक्सेप्ट करें। हालांकि ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो इस दुनिया में आए हैं अपने लिए आए हैं, हम लोग अपने लिए कुछ करना है ना। हम चाहे जितना मर्जी कुछ कर लें, मे बी एट द पॉइंट आगे सब लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। मेरे नजदीक सुकून इज अ काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और उसमें आपको आपको लग रहा है, जब आपको लगे कि यार मुझे इसमें खुशी है, बेशक वो बाकी सब मेरे से ज्यादा बेहतर भी हो सकते हैं, वो अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो चीज़ है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ, मेरे ख्याल से ये सुकून है।
हम दूसरों की तरफ देख के ये ना सोचें कि अच्छा वो उसने इतने मार्क्स ले लिए या वो इतनी आगे चलेगी, मेरे पास नहीं है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है जो मैं और हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, बट ये भी जरूरी है कि बेसुकूनी में ना रहें कि किसी के पास कुछ है, वो चीज हसद के जुमरे में आती है। सब्र का जो एक इसमें है एलिमेंट, सब्र कैसे करना है। हम लोग अक्सर शिकायतें भी कर देते हैं कि हमने कोई अच्छा हमें कोई चीज की ख्वाहिश की या हमने कहा कि हम टॉप कर लेंगे, हमारा हम ग्रेटफुल भी तो नहीं होते ना, हमारा ये बड़ा मसला, हम ग्रेटफुल नहीं होते कि हमारे पास जो चीज है हम उसको उसकी कदर को जाने। हम अक्सर यही सोच रहे होते हैं कि अच्छा नहीं इससे बेहतर क्या हो सकता है, ये इंसान की फितरत भी है। पर मुझे लगता है जिस दिन आपको ये लगे ना कि मैं सेटिस्फाइड हूँ और अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज में मैं खुश हूँ, जो मुझे मिल गया ये मेरे लिए सबसे बेहतर था, उस दिन मुझे लगता है कि आप वाकई में सुकून सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़े से एक राय ये भी ऐड करना चाहूंगी कि देखें शुक्र गुजारी जरूर होनी चाहिए, जो है उस पर सब्र शुक्र, लेकिन बेहतरी की तरफ जाने की एक लगन होनी चाहिए, गोल आपके सेट होने चाहिए। लेकिन हाँ, जब आप उस गोल को अचीव कर लें तो उसमें अल्लाह की शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ने ये चीज़ दी और उस चीज़ की कदर जानना बहुत ज़रूरी है। बट ऑब्वियसली क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है कि वो किसी जगह पे होते हैं तो लाइक अच्छा आई हैव एवरीथिंग, तो अब ख़त्म, और वो रुक जाते हैं ज़िंदगी में, वहाँ पे वो आगे एक्सेल नहीं कर पा रहे होते, वो मजीद तरक्की की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपके गोल्स होना बहुत ज़रूरी है, शुक्रगुजारी के साथ अगले गोल्स की तरफ बढ़ना, आई थिंक ये बिल्कुल गोल्स होना ज़रूरी है, मगर आप बेहतर भी बने। मतलब इसका मकसद ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को देख के कहें कि मुझे इस जैसा बनना है, आप अपने सेल्फ के बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट हो। यू शुड कम्पीट विद योरसेल्फ। आज का दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए, आपने अपने स्किल सेट को हर रोज इंप्रूव करना है, आप जो कर चुके हैं आपने उससे बेहतर करने की कोशिश करनी है, तो आपका कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। असल बात यह है कि वो किसी और से तो होना ही नहीं चाहिए, और हसद नहीं होनी चाहिए। अपने आप को अपने आप के सेल्फ बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करो, बजाय से कि आप किसी और को देखो और उसको बोलो कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर। मतलब ठीक है आप मोटिवेशन ले सकते हो, मगर ये ना कहो कि मतलब मैं वहां तक पहुंचना है या उसको ऐसा क्यों मिल गया, मैं उससे ज्यादा वो चीजें कॉपी करने, अपने कहो कि मैं आज जितना हूं मैं कल से ज्यादा बेहतर होऊंगा। मैंने इतने लोगों को देखा है वो दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में वो अपना आप बिगाड़ देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बिगाड़ देते हैं, अपनी उनकी कोई आइडेंटिटी रहती नहीं है, क्योंकि वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ और बनने के प्रोसेस में अपने आप को खो देते हैं और बहुत टाइम के बाद उनको रियलाइज होता है, लेकिन वक्त गुजर जाता है। उन्हें समझना चाहिए ना कि हर इंसान यूनिक है और उसके हर इंसान की अपनी मतलब होनी चाहिए ना, गोल्स होनी चाहिए, अपना देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ, और हर इंसान हर काम कर सकता है, इंसान कभी भी नहीं हारता ना, अगर वो कोशिश करता रहे तो वन डे उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा आयशा, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने नॉवेल्स के बारे में भी बताएं। एक तो सुकून है और इसके बारे में आपने बताया, इसके अलावा कौन से नॉवेल्स हैं जिनके बारे में आप बात करें? एक मैंने नॉवेलेट लिखा है कुन फयकुन। बेसिकली उसमें एक ऐसा है कि एक मुल्हिद के बारे में स्टोरी है जो मतलब ये मतलब कहता है कि ओके आई डोंट बिलीव कि देयर इज़ अ पावर जो कंट्रोल करती है पूरे वर्ल्ड को, या इस तरीके से। एंड फिर हर चीज़ के पीछे बैक स्टोरी होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आ जाए वो कह दे कि मैं तो यकीन नहीं करता, वो क्यों नहीं यकीन करता, उसके पीछे बैक स्टोरी है। एंड नो वन ट्राइज टू नो कि उसके पीछे बैक स्टोरी क्या है। हमें उन पर तनकीद करना ज़्यादा आसान लगता है, जैसे कि हम पूछें उससे या अपना उस पर वक्त लगाएं। तो उसमें ये कि एक वो जो मुल्हिद है वो फिर उसको कोई दूसरा बंदा एक समझता है कि वाकई में कि ही हैज सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है जब वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो पहले उस चीज़ को मतलब करें कि अच्छा ठीक है ये हुआ है, उसने ये चीज़ खोई है, उसको इस चीज़ का मसला है, और फिर उसको गाइड करना। आप उसको कभी भी किताब ना पकड़ा देंगे पढ़ लो उसमें तुम्हारे सारे जवाब है, जवाब ऐसे नहीं मिलता। हम जिंदगी के एक्सपीरियंस से लेते हैं ना कि ठीक है हम लोग उसके सामने वैसे एक्ट करते हैं कि जैसे कि अगर शुक्र गुजारी का कोई एक्ट है या कोई अमल है तो नीयत एक अलग चीज़ है, हम उसको करके दिखा रहे हैं ना सबके सामने कर रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और वो देखेगा कि वो बंदा कहेगा कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, अच्छा ये क्यों कर रही है ऐसे। फिर वो पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, फिर हम बताते हैं कि चूंकि हम अल्लाह ने हमें अता किया तो हम शुक्र अदा करें, इस वजह से कर रहे हैं। तो फिर वो भी सवाल पूछते हैं अपने कि ऐसा क्यों है, जो भी मैंने बहुत सारी रिसर्च भी की है इस चीज़ पे कि अगर ये सवाल कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगी उसका। तो फिर जाहिर सी बात है मैंने चीज़ को सर्च किया कि अच्छा फिर मुझसे ये पूछ रहे तो मैं क्या बोलूँगी, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। तो फिर मैंने जाके गूगल पर सर्च किया, काफ़ी स्कॉलर्स की मैंने सुनी कि अच्छा ऐसे 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 है कि वो जो लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला सबको मतलब हदायत क्यों नहीं देता, या फिर मतलब ऐसा क्यों है, उन्हें पता है कि अगर ऐसे लोगों ने बुराई करना है तो फिर वो बाद में उन्होंने जहन्नुम में ही जाना है, तो वो क्यों पैदा करता है। तो फिर इस तरह के सवालों के जवाब आई थिंक यूथ को भी चाहिए होते हैं ना कि अगर ऐसी बातें तो क्यों नहीं करते। तो उसमें है कि जाहिर सी बात है अगर आपका वालिदैन या आपकी अम्मी है वो आपको बचपन में चलना सिखाती हैं, उन्हें पता है कि आप किसी बार में जाके गिर भी सकते हो, लेकिन मैं वो सिखा रही हूँ आपको, और आप बाद में आपके अपने कंट्रोल में कि आप किस तरीके से उसे करते हो, आप गिरना चाहते हो, आप वापस खड़ा होना चाहते हो। तो अल्लाह ताला भी तो ऐसे मैंने आपको कहा है कि आप ठीक है मैंने आपको एक चीज़ दी है, अब आपके ऊपर फ्री विल है। सबसे बड़ी आपकी कह लो कि प्रॉब्लम या कह लो आपकी आजमाइश फ्री विल है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप किस रास्ते को चूज कर रहे हो।
तो फिर उसके बाद जब आप फ्री विल, ये हमारी जब फ्री विल हम चूज करते हैं अपनी मर्जी से कि अच्छा हमने बुराई की तरफ जाना है या अच्छाई की तरफ जाना है, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है हमने, तो वो फिर इससे हम हर चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते किस्मत में लिखा था तो हो गया, या हमने खुद भी कुछ किया। हमारे अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, अक्ल दिया और फरमाया है कि अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आप अपनी अक्ल को, फहम को इस्तेमाल करें और सवालों का जवाब तलाश करें। सवाल करना बुरी बात नहीं है, अक्सर हम कोई सवाल कर ले इस तरह का तो हम कहते हैं कि ये तो कुफर का सवाल है, ऐसा सवाल क्यों कर लिया, ऐसे ये तो बड़ा मसला है हमारा कि मजहब को लेकर स्पेसिफिकली हम लोग सवाल नहीं कर रहे होते। थोड़ा इनटॉलरेंस का माहौल भी है जिसमें हम ज़रा डर भी गए हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि हमारे किसी सवाल के बाद रिस्पांस क्या आएगा। ऐसे बहुत से वाक़यात हमने देखे हैं, रिस्पांस तो नहीं आता, रिएक्शन आता है, और ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि जब तक, और इसीलिए तो देखिए ना, हम बहुत सारी चीज़ों में हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, बिकॉज आप सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा और आपको क्लैरिटी डिस्कशन होगी, एटलीस्ट उसमें डिफरेंट ओपिनियन सामने आएगा, यस पर्सपेक्टिव सुनने को मिलेगा। लेकिन वेरी राइटली सेड कि हाँ, ये जो सवाल करना इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ वो जो माहौल है उस पर काम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट करें कि अगला बंदा कोई भी सवाल कर सकता है। जो आपने आगाज़ में बात की ना नॉवलेट की, एक मुल्हद की बात आपने की, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी कि वाकई हम बैक स्टोरी पे नहीं जा रहे होते, हम सतही बात पर रिएक्शन देना जानते हैं, हम उस पर अपना ओपिनियन देना जानते हैं, लेकिन हम उसकी एक बैक एंड पे जाने की कोशिश ही नहीं करते। ये भी बड़ा मसला है ना हमारे यहाँ के, जहाँ पे हमें कोई कोशिश करनी पड़ती है, जहाँ पे एफर्ट लगानी पड़ती है, जहाँ वक्त लगाना पड़ता है, जहाँ एनर्जी लगानी पड़ती है, वहाँ पे हम ज़रा ठुस हो जाते हैं कि नहीं, ये तो करना ही नहीं, चूँकि हमने यहाँ से अपने आप को बंद कर दिया हुआ है, यहाँ से भी खैर बंद कर दिया हुआ है, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हमें इस पर बात भी करनी है। तो अब शायरी की तरफ भी आते हैं। उर्दू की शायरी ही आपने ज़्यादा की है, बल्कि उर्दू की ही की है, तो शायरी किस सिन्फ क्या रखी है आपने, किस पे ज़्यादा काम किया? और जैसे मैंने अपने शुरू में बताया कि इश्क हकीकी, और मुझे माशरती जो माशरे के अंदर प्रॉब्लम्स है मैं उनको ज़्यादा देखती हूँ, जो कि मैंने इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से खैर, और मैं गुड लिसनर भी, तो मुझे लोगों को सुन के अच्छा उनका मसाइल को सुनना, फिर उनको बाद में बताना कि अच्छा ऐसे करके, अगर वो मुझसे मशवरा मांगे तो बताना अच्छा मांगे तो ही देना चाहिए मशवरा। तो मतलब इस तरह के टॉपिक्स पे गया, बिकॉज मैंने अक्सर देखा है कि लोग ना फेसेस के बेस पे बहुत जज करते हैं, जो आजकल बॉडी शेमिंग और सब चीज़ें बहुत आ रही है ना, कि अच्छा वो ऐसा है, उसका रंग ऐसा है, या वो पतला है, वो मोटा है, वो चीज़ें हैं। अगर किसी लुक वाइज अगर हम देखें ना कि किसी बहुत ही वाइट पर्सन ने कोई काम कर दिया और एक कोई बंदा है वो थोड़ी लो क्लास से है, या फिर वो जो है वो नहीं अच्छा प्यारा नहीं है, एक हम मिलीमीटर में बोल देते हैं, तो फिर वो क्या करते, अगर उसने गलती की तो उसको फिर प्रॉपरली उसको भी मतलब करेंगे कि आपने क्यों किया, आप भी गलती है, इस तरीके से। और वो जो जरा हसीन होगा तो उसको कह देंगे कि ये तो ऐसे नहीं कर सकते, चलो ऐसा किया भी होगा तो चलो कोई बात नहीं, खैर है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, वो यहाँ पे इस दुनिया के अंदर हम देखें ना कि वो सब चीज़ें कर जाते हैं, सब कुछ चीज़ें बाद में उनकी गलतियाँ भी माफ़ हो जाती हैं, सब कुछ होता है, मगर एट द एंड जाना हमने सब ने है अल्लाह ताला के सामने पेश होना, तो तब हम क्या जवाब देंगे? नहीं, और हम सब बराबर हैं। देखिए, हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हम सब बराबर हैं, और इक्वालिटी का दर्स हमें हमेशा दिया गया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हमें बार बार यही चीज़ सिखाई गई है, बताई गई है। जो हजतुल विदा है उसकी बात की जाए तो उसमें भी बहुत स्पेसिफिकली इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि किसी को भी किसी पर बर्तरी नहीं है, और स्पेसिफिक करके बताया गया है, एग्जाम्पल्स दे के बताया गया है। सो आई थिंक ये तो इस तरह के डिफरेंसेस होने भी नहीं चाहिए। और आप ये सोचें कि जिस शख्स को आप बुरा कह रहे हैं वो अल्लाह के कितने करीब हो, और आप अल्लाह के बनाई हुई मखलूक को इस तरीके से कह रहे हैं। आप वो कहते हैं ना कि आप जब बुराई करते हैं तो आप तस्वीर की बुराई नहीं कर रहे होते, आप मुसव्विर की बुराई कर रहे होते हैं। सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ को क्या कह रहे हैं, किस इंसान को क्या कह रहे हैं। सो ये कहते हैं ना कि पहले क्या तो लो फिर बोलो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पहले हर जगह आपका ओपिनियन वाकई नहीं देना ज़रूरी होता। हमें मेक श्योर करना है कि हम एक ठीक बात कर रहे हो, अच्छी बात कर रहे हो, और किसी की दिल आज़ारी उससे ना हो रही हो। आयशा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बड़ी प्यारी आपने बातें की, बड़ी ज़बरदस्त हमारी डिस्कशन। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। हाँ, इकबाल का शेर पढ़ लेते हैं, वही कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पर। लेकिन अपना भी तो कुछ सुना है ना, ऐसे तो नहीं होगा। मैं फिर मोबाइल यूज कर सकती हूँ, मेरी पूरी पॉइंट है, इंशाल्लाह वो जल्द आपको एक बेस्ट ऑफिशियल इस पे मिल जाएगी। ओके, जबरदस्त। हमने कहा कि अब शायरा मौजूद हैं तो उनकी शायरी भी तो सुनी जाए। बिल्कुल, आप जब तक आराम से शायरी निकालिए, और ये बड़ा अच्छा होता है हमारे सेगमेंट्स में जब हम शायरी की बात कर रहे होते हैं या हम नसर की बात कर रहे होते हैं। जो भी स्टेज में लिखना है बड़ी बात है, देखिए फोकस रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी पोइम है तलाश मकाम। ओके,
तलाशे माजी में वो भी खो गया जो था हाल का बयां, फिक्रे मुस्तकबिल में गुजर गए सब लम्हे रायगा। ये दुनिया भी क्या चीज़ है ए नादा इंसान, हर शख्स के दो रूप है, हर इंसान है परेशान। नजर आता है जो वही अक्सर होता है धोखा जहां, चेहरों पर सुकून अंदर शोर का एक गहरा समा। कोई कल की फिक्र में हारा, कोई माजी की जिंजीरों में कैद, कोई कल की फिक्र में है हारा। जो लम्हा है वही जिंदगी है मगर हम सब हैं अनजान। कट गई है जिंदगी ना हासिल हुआ कोई मकाम, ना खुद से है शिकवा ना है तकदीर पर कोई इल्जाम। यही सच है यही फसाना यही बेनाम सा अंजाम, हम ही थे वो राही पर रह गया अब खाली मकाम। वाह, जबरदस्त, क्या बात है कमाल, जी, कमाल, बड़ा प्यारा आपने ये लिखा है। और आई एम श्योर के और भी बहुत सारी आपकी क्रिएटिविटी होगी जो कि अभी ऑब्वियसली वक्त हमारे पास मुख्तसर है तो हम नहीं शो कर सकते, बट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एंड आई एम श्योर कि आप दोनों फील्ड्स में बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। हम बढ़ते हैं अब ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। अंकल एक कुरकुरे। नहीं कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ड्रिप मैक्स्ड आउट और दिमाग बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गए क्रेजी फॉर कुरकुरे। New Lay's wavy yogurt and herb, bold flavor done right. रोहित, तुम लोगों ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया? कौन सी इंटर्नशिप? मुझे तो कल रात को ही जवाब आ गया था। नहीं, नॉट येट। फीलिंग इग्नोर? लेकिन अब नहीं, क्योंकि जोंग बचत बाजार दे रहा है आपको स्पेशल अटेंशन। अभी माई जोंग ऐप से ऑफर सब्सक्राइब करें या *3535 डायल करें और अपने बजट के हिसाब से बेहतरीन ऑफर्स लगाएं। Let's get digital with Zong 4G. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। Stand by, rolling, cue. चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम। Welcome to the all new season of Pakistan Idol. अंकल एक कुरकुरे। नहीं कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ड्रिप मैक्स्ड आउट और दिमाग बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गए क्रेजी फॉर कुरकुरे। कोलगेट पेश करता है क्रंची चोको चिप्स और च्यूई ड्राई फ्रूट्स के प्लेफुल कॉम्बिनेशन से भरी आपके फेवरेट कुकीज पे 50% लेस कैविटीज का टेम्पटिंग ऑफर। पर ये ऑफर सिर्फ रात को ब्रश करने वालों के लिए। कैविटीज के चांसेस 50% तक कम करो, सोने से पहले ब्रश करो। कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी किया गया है।
Lay's wavy yogurt and herb. Bold flavor done right. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? वही तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज अमराज़े कल्ब का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आपके दिल का हाल कैसा है? मेरे दिल का हाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मेरा हमेशा चिल रहता है। माशाल्लाह। दिल का हाल अच्छा रखना भी चाहिए। दिल में एक तो ये देखिए आपकी मेंटल हेल्थ से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ ज्यादातर कनेक्टेड आपकी मेंटल हेल्थ से। दिल का आलमी दिन है तो आपका दिल भी तो देखे ना, आपका दिमाग अच्छा रहेगा तो आपका दिल अच्छा रहेगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, वरना हर चीज देखिए ना, हर इमोशन जो है जब आप फील करते हैं तो वो आप कहते हैं मेरा दिल दुखा, मेरा दिल डूब गया, मेरा दिल टूट गया। आपको भी ये कहना चाहिए ऐसा दिल ही नहीं रखते जो टूटे, ऐसे होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम एम्पैथी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलें जी, ये एक इमोशनल पर्सपेक्टिव तो हमने जरूर रखा, बट एट द सेम टाइम आजकल के लिहाज से हम देखें तो हमने वाकई इस साल की अगर बात करें काफ़ी सारे लोग खो दिए। और जब पता चलता है कि डेथ की रीज़न क्या है तो कहा जाता है हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ। ये हम बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे होते हैं। और फिर जब उनको उस केस को स्टडी किया जाता है या बैकग्राउंड पता करने की कोशिश की जाती है तो यही चीज़ सामने आ रही होती है कि लाइफस्टाइल बेहतर नहीं था, जंक फूड खाया जाता था, जो है वॉक नहीं करता था वो शख्स, या फिर उसकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं थी, बैलेंस डाइट नहीं थी, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था वो इंसान। हम ये बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं। तो बैकग्राउंड जब भी हम देखते हैं या ये चीज़, या अक्सर हम शोएब ये कहते हैं रियलाइजेशन भी तो नहीं होती ना, अक्सर जब बात कर रहे होते तो बात सामने यही आ रही होती है कि वो तो बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन लाइफस्टाइल आपका उस तरफ आपको लेके जा रहा होता है, यू डोंट नो कि आप इस तरफ जाते तो हमें क्या करना चाहिए जब ये सवाल हम सामने रखते हैं? तो ज़रा बुनियादी तौर पर तो हम किसी डॉक्टर से सवाल कर रहे होते हैं, हम उनसे पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, हमारे खाने पीने की रूटीन क्या वो तो मेरे ख्याल अब हम सबको रट गया, लेकिन बात नहीं है ना, यही मेरी बात। लेकिन हम अमल करना नहीं चाह रहे होते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि हम इसको एक डिफरेंट अंदाज से सेगमेंट प्लान करते हैं। सो हमने एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर मदऊ किया है कि जिनकी हेल्थ एंड फिटनेस पे हम बिल्कुल ये सवाल रखेंगे कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, दिन का आगाज कैसे करते हैं, पूरे दिन की रूटीन क्या होती है। चूंकि माशाल्लाह माशाल्लाह जब हम उनकी एज की बात करते हैं, मैं एज बताए बगैर आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने कायद आज़म को भी देखा हुआ है माशाल्लाह। वो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं माशाल्लाह, 12 साल के थे, 12 साल के थे। हाँ, और पाकिस्तान बनते देखा है, पाकिस्तान में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, अपनी जिंदगी में भी फॉर श्योर उन्होंने देखे हैं। बाबाए नेवी के नाम से इनको जाना जाता है। वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम साहब की हम बात करें, 1965 और 1971 की जंग में भारत के खिलाफ बहादुरी के कारनामे भी उन्होंने सर अंजाम दिए हैं, वॉर हीरो हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुपर फिट अहमद तस्नीम साहब को वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। जबरदस्त। सर नाश्ते में क्या खाया था? नाश्ते में मैं नॉर्मल जो खाता हूँ, ओके, थोड़ा सा फ्रूट खाता हूँ, ठीक है, फिर दलिया में मैं ये ग्रेन्स डाल के खाता हूँ, बस दैट्स ऑल। तो सर ये आपका नॉर्मल है, बड़े बहुत सारे लोगों के लिए नॉर्मल नाश्ता कंसीडर होता है, क्योंकि यहाँ जब तक पराठे ना हो ना। देखिए हम लोग अपनी तारीख को भूल गए। 2-3 चीजें मैं आपसे कहूँगा। जी जी। पहला तो मेरा एक दोस्त है, ऐसे मजाक थोड़ा होना चाहिए, उसने मुझे कहा, मेरा स्टूडेंट भी रहा 2 साल पहले, कि सर अपनी उम्र ना बताया करें औरतों के सामने। तो मैं उसको हंस के कहा कि यार मैं वालदा से छुपा सकता हूँ, बहनों से छुपा सकता हूँ, खाला से छुपा सकता हूँ, खाला की बहनों से छुपा सकता हूँ, जो मेरे दोस्त है भाभी उनसे तो रह कौन गया। तो मैं बिल्कुल अल्लाह ताला जान के अपनी उम्र बताता हूँ। जब बताता हूँ तो मैं नीली छतरी वाले का शुक्र गुजार उसके साथ करता हूँ, और फिर मैं नेवी की जो मेडिकल सर्विस हमें लुक आफ्टर करते हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन फरवरी आई विल बी 91 माशाल्लाह। आई वाज 12 year old नेचुरली बात दिस। और मैं दोपहर का खाना नहीं खाता। नहीं खाते? ये दोपहर का खाना शोएब, अगर आप थोड़ी हिस्ट्री में जाए ना,
हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी 2 मील सिस्टम पे थे, सुबह खाते थे और शाम को खाते थे। ये जो दोपहर का खाना ये अंग्रेज ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि आप 4 चपातियां खाएं, पेट पे हाथ फेरें, लस्सी के 2 गिलास पिएं और सो जाएं। आफ्टरनून में मुल्क की आज़ादी कोई ना सोचे, ये तो नहीं है। यूरोप themselves don't have 3 meals, वो लंच बड़ा लाइट करते हैं। हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, 100 साल रहते थे। सुबह का खाना, शाम को खाना, मैं दोपहर को तो आई डू द सेम थिंग। ये मेरा नाश्ता है और दोपहर का मैं ऑफिस में अभी भी काम करता हूँ। मैं सरदार तनवीर अलियास के साथ हूँ एज एडवाइजर। आई स्टिल वर्क, जब अल्लाह ताला ने मुझे दिया तो माशाल्लाह। और शाम को तवे की 1.5 या 2 चपाती, 1 सालन, सिंपल। और वो कितने बजे खाते हैं शाम का खाना? शाम को हम 8 बजे खा लेते हैं। ठीक है, 8 बजे खा लेते हैं, बट इन बिटवीन मैं फ्रूट खाता हूँ काफ़ी। ठीक है जी, सुबह भी फ्रूट लेता हूँ और मैं अगर हर दूसरे दिन मैं 5 किलोमीटर वॉक और जॉग करता हूँ पोलो क्लब में जाके। 5 किलोमीटर वॉक? बिल्कुल, हाँ, 6,500 स्टेप्स माशाल्लाह। हर दूसरे दिन के बाद। एक दिन रिकवरी, एक दिन छोड़ के। हाँ, गोली वोली साथ रखते हैं यार। इसमें ये कौन सी गोली खाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा मसला है, इवन 40-45 वंस यू क्रॉस इट तो आप गोलियों पे ही चल रहे होते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है। जो मैंने स्टडी की है, दुनिया में ये कोई नंबर 2 पे है हम या नंबर 1 पे है ओवरवेट। आप जिसको देखें, और मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हुए आप सबको सामईन को बताना चाहता हूँ कि मैं मदरसा का पढ़ा हुआ हूँ 1937। सही। फिर मैं इस्लामी स्कूल में पढ़ा, सब रिलीजियस। मुझे आज तक अपने उस्तादों के नाम याद हैं, मोहम्मद अली साहब, ख्वाजा कमाल साहब, अब्दुल करीम साहब, असलम साहब और कारी साहब। वो फिट थे। जो मदरसा में हमारे हाफिज़ कुरान थे, ही वॉज फिट पर्सन। हमारे साथ फुटबॉल खेलते थे। हाँ, हम नंगे पाँव सब बूट नहीं आए थे, फिट थे। हमारे जितने साथ हमारे साथ फिट थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल आपके इंस्टीट्यूशन में आपके जो उस्ताद हैं वो फिट हैं? दे वर फिट, ये सबसे पहली बात। उसके बाद आप देख लें कायद आज़म, जब पाकिस्तान की मूवमेंट चली, जो हमारे लीडर थे मोरलेस फिट थे। यस। एक आध का, बाकी सारे फिट थे। हमारे बुजुर्ग सारे फिट थे। एंटीबायोटिक तो आई है 1950 में। उससे पहले क्या था? अगर आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होती थी तो आप गुलकंद उसको कहते थे, गुलाब के फूल के पत्ते देसी गुड़ डाल के वो आप डालें, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो ये फार्मास्यूटिकल भी आपके एक चीज लेंगे तो साइड इफेक्ट हो जाते हैं, इसको कम करके। जो दूसरी और तीसरी बात मैंने नोटिस की है, मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया था कि आप जैसे 60 साल क्रॉस करके सीनियर सिटीजन बनते हैं, ये 3 या 4 चीजें हैं, आपने इनको फॉलो करना है। मैनेज योर टेंशन, मैनेज योर मनी, मैनेज योर टाइम एंड लर्न टू से नो। देखिए जी, जैसे आप बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। तो पहले अगर 24 घंटे में आपको 10 इशू थे, अब 24 घंटे में 100 इशू हो गए, तो आप उसको मैनेज करें। एक और चीज़ है, हमारी आजकल की लाइफस्टाइल में एक है एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन, एक है वाकई कोई इमरजेंसी हो जाए वो टेंशन। सही। मेरे अपने जिंदगी के तजुर्बे ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन है, इसको आप जीरो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कल लाहौर जाना है, जो मेरे जैसा बंदा होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन जीरो करना चाहता, वो रात को पेट्रोल डाल लेगा, टायर का प्रेशर चेक कर लेगा, बाकी चीज चेक करेगा और ड्राइवर को बता देगा कि मैंने, उसका भी हक है। यस। लेकिन जो टेंशन दूसरी कैटेगरी है, वो गाड़ी में बैठेंगे तो ड्राइवर पूछेगा साहब कितने जाना, और अच्छा 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 अच्छा, वो पेट्रोल उतर डालेंगे, उनको देर हो रही है, टायर प्रेशर चेक करें। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन, ये मैंने किससे सीखी? अपनी वालदा से। मेरी वालदा को PhD नहीं थी। जब मैं मदरसा जाता था तो मुझे एक रात पहले कहती थी, अपना बस्ता, अपनी एक पॉट दबात चखाल और उसमें शलवार कमीज थी लटका लो, ताकि सुबह तुम्हें कोई फिक्र ना हो। मैं आज तक शोएब साहब रिटायर्ड हूँ,
अगले कपड़े जो है रात को लटका के फिर सोता हूँ। ये एक टेंशन लाइफस्टाइल है माशाल्लाह। हमारे यहाँ। ये एक रैट रेस हो गई है, आई डोंट नो व्हाई। एवरीबॉडी इज इन हरी, एवरीबॉडी इन हरी। और एक्सरसाइज फिजिकल बहुत कम हो गई है। हमारे बाबे जो थे, मेरे बाबे तो वो तो मेरा मतलब 1890 के पैदा हुए थे। सही। सुबह वॉक करते थे सही। नाश्ते से पहले। ये गलत है, पेट भर के जाओ। नो नो नो, वो सुबह नहर के किनारे या छोटी नहर जिसको हम रजवा के उसके किनारे नमाज फजर पढ़ने के बाद 3-4 माइल वॉक करते थे, फिर नाश्ता करते थे। ये ब्रिटिश भी यही करते हैं। गुरु, मैं जब डार्टमाउथ नेवल कॉलेज गया तो हमें सुबह 5:30 उठा के, कोई नाश्ता वाश्ता नहीं, डार्ट रिवर में जाके हम पुलिंग करते थे या पीटी करते थे या भागते थे। उसके बाद आके नहाते थे, दांत ब्रश करके, शेव वो करके, फिर नाश्ता मिलता था। तो ये हम भूल गए। पहले एक्सरसाइज फिर नाश्ता करें आप। यस। हाँ बिल्कुल, ये चंद चीजें हैं इधर हमारे यहाँ। आखिरी मेरी बात यह है कि मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ कि मैंने खालिस फूड एक रेडी वाले से सीखी। जब हम पढ़ते थे, मुझे आज तक याद है, हमारे स्कूल में, इस्लामिक स्कूल जंग में, अब्दुल्ला था एक रेडी वाला। सही। तो जैसे बच्चों की आदत होती है, घर से पैसे मार के हमने कबाब जरूर खाने। सही। हम जैसे ब्रेक होती थी, अब्दुल्ला चाचा, उसको आवाज देते थे। कहना मैं ये चाहता हूँ, उसका गोश्त 100% प्योर, उसका मसाले 100% प्योर, उसकी ईमानदारी 100%। हम छोटे थे, कभी एक्स्ट्रा पैसे देते थे, वापस कर देता था। अभी आप रेडी से खाएंगे राजा बाजार जाके तो लग पता जाएगा। राइट। और आपके खानों में, करियाना में मिलावट बहुत है। और मैं क्या कह के थक गया हूं कि जी अस्पताल बनाने की बजाय जो वजूहात हैं आपको अस्पताल लेके जाती है उनको कम करो। सही बात। हमारा खाना अल्टरेटेड है, नो चेक। आपके जो मिलते हैं, ये आपकी बेकरी, आप जाएं, आपका गला पकड़ा जाएगा, कोई चेक है ही नहीं। बल्कि आप टीवी के थ्रू इनको बताएं कि जी खाने के जो हमारे करियाना है, आइटम है, किचन आइटम जिस कहते हैं, मिर्च है, मिर्च में तो लाल लाल जो ईंट है उसमें मिक्स होती है। ये जो चाय आपका कहते हैं कि जी रंग आ गया, वो मैं नाम नहीं लूँगा, एक जगह एक फैक्ट्री है, वो बकरे का खून लेके उसको डाई कर देते हैं, रंग बड़ा सख्त आ गया। दूसरी ये जो चिट्टी रोटी है, पढ़ी लिखी ख्वातीन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सबीन, कहते हैं जी चिट्टी रोटी होनी चाहिए। वो भाई चिट्टी रोटी में तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उससे सूजी निकाल ली, मैदा निकाल लिया, छान निकाल लिया, वो तो होनी नहीं चाहिए। मैं पला हूँ डार्क ब्राउन रोटी पे, हमारे घर में आज भी डार्क ब्राउन, जिसमें छान भी होता है, सूजी भी होती है, कोई चीज नहीं निकाली गई। अच्छा, हम अक्सर सर ये कहते हैं ना कि पहाड़ों के लोग इतने, उनमें इतनी जान क्यों होती है, वो फिजिकली फिट क्यों होते हैं, चक्की का आटा खाते हैं। हाँ। वो वही लाइफस्टाइल है जो आप बता रहे हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, वॉक अपनी पूरी रखते हैं, वो लाइफस्टाइल नहीं होता जो हम शहर वालों को। तो वाकई आपको एक फर्क फील होता है दोनों की फिटनेस में? ये पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं वो 2-3 वजूहत है। एक तो पहाड़ प्लेन नहीं है, तो वो चलते रहते हैं, उनका हार्ट एक्सरसाइज करता रहता है। ये मेरे भी अभी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। और पहाड़ों पे अभी तक हमारे मिलावट वाले लोग नहीं पहुंचे, तो वो उधर से लेते हैं। हम जब बचपन में थे, मैं 5-7 साल का था, खेतों में जाते थे, क्या था, बेर, जंगली बेरी से उतार के खाते थे। अब लोग कहते हैं ये जंगली बेर इज द बेस्ट विटामिन, मल्टीविटामिन। हमारे बुजुर्ग जो है मूली खेत से निकाल के खा लेते थे, बिल्कुल, गाजर खा लेते थे, टमाटर खाते थे, फ्रेश, फ्रिज नहीं थे। तो ये चीजें, गोश्त वंस अ वीक, ज्यादा ये ऐसे मारते हैं, ज्यादा अंडे खाते थे, मुर्गी खाते थे, बिल्कुल, लेकिन 2 मील्स और एक्सरसाइज। तो ये ऐसी चीजें हैं। हमारा फूड पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं अफसोस से कहता हूँ, आई होप समबडी इज लिसनिंग, आप ये जो मिलावट है हमारे खानों में, ये करियाना मर्चेंट में, इनको चेक करना चाहिए। एडिबल ऑयल आपका इंपोर्ट हुआ है, होता है। मैं चेयरमैन केपीडी रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि जिन टैंक्स में ये स्टोर होता है क्या होती है। ओके। तो ये सब खाने की चीजें देखना चाहिए। सब लोग एवियन का वाटर तो नहीं कर सकते, जाहिर है। कुएं में आपके पानी की मिलावट आ गई है, गटर से पानी मिल गया है,
ये बेसिक आइटम देखें, अस्पताल कम बनाएं, उनकी वजूहात को आप दूर करें। सही बात है, और ये बड़ा आपने दुरुस्त कहा, स्पेशली जो पानी वाली बात आपने की कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन आ रहा है, उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आप भले बॉटल वाटर पी लें, लेकिन जब आप नहा रहे हैं, जब आप वजू कर रहे हैं, आप कुल्ली कर रहे हैं, तो वो आप गंदे पानी से महफूज नहीं रह सकते। अच्छा, आपने जो अपनी नीज की बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, नॉर्मली हम ये देखते भी हैं कि विद एज डॉक्टर कहते हैं कि नहीं अब ठीक है, आपकी एज हो गई है तो वेयर एंड टेयर हो गया है। घुटने के ये ऑफ कोर्स थैंक्स टू अल्लाह ताला, बट मेरे थैंक्स इज टू रोशन खान, जहांगीर खान जो हमारा चैंपियन, उसके फादर। ओके, वो भी वर्ल्ड चैंपियन थे। बिल्कुल। और उनके क्या, इनको उर्दू में घुटने क्या कहते हैं? घुटने। घुटने, हाँ, वो घुटने में घुटने, वो घुटनों की वजह से 2 चैंपियनशिप। मैं उनके साथ स्क्वाश खेलता था। ओके। मैंने स्क्वाश रोशन खान का भी खेला और मैंने स्क्वाश जहांगीर खान के साथ भी खेला जब वो 12 साल का था। माशाल्लाह। तो रोशन खान के घुटने, तो मैंने कहा उस्ताद बताओ, उस्ताद कहते थे हालांकि मैं, ये कैसे है? तो उसने मुझे एक ट्रिक बताया कि घुटने की जो सपोर्ट है वो ये मसल है नीचे, वो काफ मसल। हाँ, ये मसल। सही। तो मैं तकरीबन 75 तक 5 किलो इधर लटका के ऐसे एक्सरसाइज करता था, इसको करता करे 5 किलो डब्बे में एक रेत डाल के करता था। फिर जब मैं 85 हो गया तो अभी मैं जॉगर के साथ ये एक्सरसाइज करता हूँ। ओके। मेरे घुटने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। इधर का एक्सरसाइज जबरदस्त, मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअली इधर नहीं है, ये तो मसल इसको करना चाहिए। वो 2-4 एक्सरसाइज मैं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, जबरदस्त। मेरे घुटने ठीक है, बेटा थोड़ी बहुत होती है, नीक है, पहन लो, ये कर लो, हल्का फुल्का चलता है। आखिरी मिनट है सर, एक छोटा सा सवाल, चूंकि आपकी जिंदगी का तजुर्बा है माशाल्लाह, जिंदगी में पैसा कितना जरूरी है? देखिए, अगर मैं ये कहूँगा कि पैसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है तो मैं गलत बयानी करूँगा। पैसा होना चाहिए, लेकिन आपको हवस नहीं हो, लालच नहीं होना चाहिए। मेरी वालदा ने मुझे एक बात बताई थी और मैं कोई 4 साल का था कि बेटे, जब तुम सफ़र कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी अपाहज को देखो जिसकी टांग नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसी वक्त इनसाइड अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि मैं इससे बेहतर हूँ। हमारी ओल्ड मदर्स प्लेड अ लॉट पार्ट। ठीक है जी। अभी आपका सवाल क्या था, ये इसको कि पैसा कितना जरूरी है और पैसा क्या खुशी देता इतना है? होना चाहिए कि आप कंफर्ट में हो। को मुझे 10 एक घर होना चाहिए यार, आई फॉट दिस थिंग। मैंने अब जिंदगी देखी है, मौत देखी है, तो मेरा हक बनता है। और मुल्क ने, मेरी सर्विस ने बड़ी हेल्प की है। एक होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। अब मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, आई हैव टू टेक अ ड्राइवर, लेकिन अंधे पैसे का फायदा कुछ नहीं। बिल्कुल सही। ये रेड रेस है, आपको और बीमार करेगी। रेड रेस में ना पड़े, हाँ कंफर्टेबल लाइफ के लिए जरूर काम करें। बाकी अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, जिस तरह अहमद साहब ने किया है कि जिस तरीके से एक्सरसाइज एट दिस एज माशाल्लाह, वॉक करना, खाने पीने में बहुत ज्यादा एहतियात करना, 2 वक्त की रोटी की बात होती रही, वाकई बड़ा दुरुस्त बात है। ये होती 2 वक्त की रोटी की बात है, खाते हम 4 वक्त का खाना है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, अल्लाह सलामत रखे। हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे मुलाकात करके। और एक बात मैं भूल गया, अगर आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, आप लोगों की हेल्प करें। किसी के बच्चे की फीस दे दें, कोई शादी करा दें, ये करा दें, लेकिन चुप के कराएं। दिखावे में ना करें, दिखावे में ना करें, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता भी ना चले। वेरी राइट अहमद साहब, वंस अगेन बहुत शुक्रिया, सलामत रहें सर। ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम बड़ा कुछ सीखते हैं आपसे, एक एक लफ्ज से। नाज़रीन, अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा और इन्वेस्ट करें अपनी जिंदगी में, अपनी हेल्थ पे सबसे पहले, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। अल्लाह हाफिज।